कक्षा 7 की पढ़ाई करने के बाद एक बालक का एडमिशन कक्षा 8 में हो जाता है। वो अपने पिता के पास रिजल्ट लेके पहुंच जाता है और जैसे रिजल्ट दिखाता है तो कहता है कि पापा, अब अपना भी वादा पूरा कर दो। मैंने वादा पूरा कर दिया, अच्छे नंबर लेके आया हूँ। आपने बोला था मुझसे कि जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो मैं तुम्हें नई साइकिल दिलवाऊंगा। जब इस तरह की बात होती है तो बेटा अपने पिता से वो वादा दिलवाता है, याद कराता है और कहता है कि मुझे अब नई साइकिल दिलवा दो। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वो अपने पापा को रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, लेकिन उसके पापा उसकी सुनते नहीं थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा अप्रैल का महीना गुजर जाता है। वो कहता है कि मुझे कक्षा 8 में आए हुए 1 महीने के आसपास का समय हो गया है, लेकिन आप मुझे साइकिल नहीं दिलवा रहे हो। एक दिन ऐसा भी आता है कि आखिरकार उस पिता को अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है। वो अपने बेटे से बोलता है कि तुम्हें साइकिल चाहिए। इसी बीच में जो बेटा है वो आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके पैर में न चप्पल होते हैं, न ही जूते थे। जिस अवस्था में वो होता है, बाप अपने बेटे को उसी अवस्था में अपनी कार में बैठाता है और कहता है कि चलो आज बाजार चलते हैं, नई साइकिल खरीद के लेके आते हैं। बाप और बेटे दोनों बाजार निकल जाते हैं और इसी बीच में पता चलता है कि बेटा अचानक से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। उस बेटे को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन उस बेटे का कहीं भी कोई अता पता चलता नहीं है। जब बेटा मिलता है, जिस रूप में मिलता है, इस रूप में किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो इकलौता बेटा होता है और उसका कत्ल हो जाता है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और कातिल को ढूंढ निकाला। जब कातिल सामने आता है, अखबार में उसका फोटो आता है, न केवल उस जिले में बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं वही आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा की एक कोतवाली है जिसका नाम कासना है और कासना कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है सिरसा। 6 मई 2026 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। प्रदीप भाटी नाम का एक व्यक्ति अपने घर पहुंचता है और घर जाने के बाद अपने ही बेटे को, जिसका नाम सुधांशु होता है, सुधांशु को आवाज लगाता है। सुधांशु को जब आवाज लगाई जाती है तो सुधांशु का कहीं आता पता नहीं था। वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है, बेटी से पूछता है कि सुधांशु कहाँ है। जब देखो तब वो खेल में ही मस्त रहता है, लेकिन जब कभी काम की जरूरत पड़ती है तो वो दिखाई नहीं देता। बेटी कहती है मैं भी उसे ढूंढ के लेके आती हूँ। बेटी भी इधर उधर आवाज लगाती है, लेकिन सुधांशु का कहीं आता पता नहीं था। इसके बाद प्रदीप भाटी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने अपने लाडले को इस कदर बिगाड़ के रखा हुआ है कि जब देखो तब वो घर से बाहर ही रहता है, लौट कर नहीं आता। पहले बेटी घर से निकल जाती है, उसके बाद उसकी माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उस बेटे को, सुधांशु को, हर जगह तलाश किया जाता है, लेकिन सुधांशु का कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा था। वो परेशान हो जाती है, बेटी भी परेशान हो जाती है। घर आते हैं, प्रदीप से बताते हैं कि सुधांशु का तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। तब ये तीनों जने घर से निकलते हैं और अपने बेटे को हर जगह तलाश करते हैं। जहां जहां भी उसके दोस्त थे, जिन जिन के साथ वो खेलता था, जिन जिन से वो बातें करता था, सबके पास जाते हैं, लेकिन सुधांशु का कहीं भी कोई अता पता चल नहीं रहा था। देखते ही देखते रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। आसपास के इलाके में हर जगह, रिश्तेदारी में, जहां जहां उसकी पैठ थी, जहां जहां वो जाता था, आता था, हर जगह तलाश करते हैं। दिन निकल आता है। अब ये बात आसपास के लोगों को पता चली चुकी थी। गांव के लोग भी उस बच्चे को तलाश करने में जुट जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कहीं भी जो कुछ पता नहीं चल रहा था। तब सुधांशु के चाचा सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि कासना कोतवाली में पहुंच जाता है और जाकर बताता है कि साहब, उसका कक्षा 8 में पढ़ने वाला भतीजा है जिसकी उम्र लगभग 13 साल है, उसका नाम सुधांशु भाटी है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। रात 9 बजे से वो गायब है, लापता है। हमने हर जगह तलाश कर लिया। इस मामले में हमारी मदद करिए, हमारे भतीजे को ढूंढने में हमारे साथ चलिए। जैसे चाचा ने FIR दर्ज कराई, गुमशुदगी दर्ज हो जाती है। पुलिस भी गांव वालों के साथ, परिवार वालों के साथ ढूंढने में जुट जाती है। लेकिन इसी बीच में पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं और पता चलता है कि गांव के ही पास में एक तालाब होता है। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे और जब बच्चे खेल रहे हैं तो उन बच्चों की नज़र पड़ जाती है तालाब में एक तैरती हुई चीज़ पर। और जब बच्चे जाकर करीब से देखते हैं, देखते क्या है कि एक लाश है, लाश भी एक बालक की है। बच्चे एकदम से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और उस तालाब से चीखते चिल्लाते गांव की तरफ पहुंच जाते हैं। उधर गांव वाले, पुलिस वाले उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। इधर बच्चों ने आकर जब खबर दी कि एक लाश है जो तालाब में तैर रही है, तभी पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर जाने के बाद उस लाश को बाहर निकाला जाता है। कपड़ों के आधार पर और उस बच्चे की जो पहचान थी उसके आधार पर पता चल जाता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रदीप भाटी का बेटा है, जिसकी उम्र 13 साल है, जिसका नाम सुधांशु है। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार ये यहाँ कैसे पहुंचा, इसका कत्ल किसने किया है। क्योंकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस बालक का गला दबाया गया था और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है।
पुलिस पर अब दबाव बढ़ने लगता है। गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसी बीच में जब उस बच्चे का जो पिता होता है प्रदीप भाटी, उससे पुलिस वाले बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के दौरान वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हो ना हो मेरे बच्चे का कत्ल मेरे ही सगे भाइयों ने किया है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि ये हत्या तुम्हारे ही भाइयों ने मिलकर की है। वो कहता है कि साहब, हमारे बाप के 4 बेटे हैं। बाप का नाम राजवीर सिंह है, सबसे बड़े वाले बेटे का नाम संदीप भाटी है, दूसरे का नाम प्रदीप भाटी है, तीसरे का नाम मोहित भाटी है और चौथे बेटे का नाम है रोहित भाटी। 2 बीघा जमीन है और 2 बीघा जमीन पर जो सड़क के किनारे बनी हुई है, वहाँ दुकानें बनी हुई हैं और दुकानों से बहुत अच्छा किराया आता है, लेकिन जो पीछे की दुकानें हैं उनसे किराया कम आता है। इसी में 60 गज जमीन है और 60 गज जमीन को लेकर हम भाइयों में विवाद भी है। पिछले दिनों की बात है, जब एक भाई ने, जो सबसे बड़ा वाला भाई होता है, उसने, जिसका नाम संदीप होता है, संदीप ने दुकान बनाने के लिए उस 60 गज जमीन पर जब पिलर लगाने शुरू किए, तो इसी बीच में प्रदीप ने रोकने की कोशिश की थी। और जब प्रदीप ने रोकने की कोशिश की तो न केवल बड़े भाइयों ने बल्कि छोटे भाइयों ने मिलकर प्रदीप के साथ खूब ज़्यादा मारपीट की थी। इसके बाद वो सीधा तहसील जाता है और तहसील के साथ साथ वो थाने जाता है और थाने में जाने के बाद ही शिकायत दर्ज कराता है और कहता है कि साहब, मेरे भाई मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले में शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद और इस मामले में कुछ रफा दफा हो जाता है, क्योंकि शांति भंग की धाराएं लगी हुई थी। अब इस बीच में पुलिस ने उन तीनों भाइयों से भी पूछताछ की। साथ ही तीनों भाइयों ने कहा कि हमारा कोई भी इस घटनाक्रम से लेना देना नहीं है, आप इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल कर लीजिए। माना कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं, माना कि यहाँ पर किराए से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, पैसा मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर देंगे। ये सरासर गलत बात है। आप जांच कर लीजिए, अगर जांच में हम दोषी हैं तो जो चाहें वो सजा दे देना। अब इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के जो घरों के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जहां जहां से वो निकल के जा सकता था, वहां वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों को जो बारीकी से देखा, पड़ताल की, तो पता चलता है कि जिस दिन यानी कि 6 मई 2026 की शाम को वो अचानक से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब वो अकेला नहीं होता, बल्कि वो अपने ही पिता की कार में बैठकर घर से निकला था। अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस वालों ने ये पूछा कि ये तो तुम्हारे साथ ही गया था, तब उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो कहने लगता है कि साहब हाँ, ये बच्चों के साथ खेल रहा था और जब खेल रहा था तो उस वक्त नंगे पैर भी था, मैं इसे अपने साथ ही लेके जाता हूँ। क्योंकि शुरुआत में वो बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस का जो अपना तरीका होता है बातचीत करने का, पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने ये सच बता ही दिया। वो कहता है कि मैं उसे साइकिल दिलाने के बहाने से घर से लेके गया था और घर से ले जाने के बाद जब तालाब के किनारे पहुंचा, वहां जाने के बाद उसके अंदर एक रस्सी रखी हुई थी, रस्सी से अपने ही बेटे का गला घोंटा और गला घोंटने के बाद उसकी वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस लाश को तालाब में फेंक देता है और वो इस तरह से घर पे आता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और वो रात भर ढूंढने का नाटक करता रहता है। अगले दिन वो ऐसा स्वांग रचता है जैसे क्या वो बहुत ज़्यादा चिंतित है और अपने बेटे को जगह जगह तलाश कर रहा है। लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो बिल्कुल बेकसूर थे, लेकिन जिसने आरोप लगाया था वो सगा बाप था और सगे बाप का वो इकलौता बेटा था। इस घटना में जब पूरे गांव को ये बात पता चलती है, जब ये अखबारों में प्रकाशित होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। महज 60 गज जमीन के लिए उसने अपने ही इकलौते बेटे की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक देता है। पुलिस वालों ने जब जांच पड़ताल की तो ये भी पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप भाटी होता है वो कुछ भी नहीं करता, यानी कि वो बिल्कुल खाली रहता है। जो भी किराया मिलता है उस किराए से भी अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा था और उसकी आदत थी नशा करने की, शराब पीने की, गांजा पीने की। इस तरह से नशा करता है, शराब पीता है, गांजा पीता है और दुकानों से उसे किराया मिलता है। उसकी ये कोशिश थी कि जो ज़मीन है वो ज़मीन पूरी की पूरी उसे मिल जाए, इसलिए उसने एक चालाकी की, उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और उसने सोचा कि नाम मैं अपने भाइयों को लगा दूंगा। वैसे भी भाइयों से विवाद है, वो आए दिन थाने पहुंच जाता था, आए दिन तहसील पहुंच जाता था अपने ही भाइयों की शिकायत लेकर। और जब इस हत्याकांड का खुलासा होगा तो तीनों भाई जेल चले जाएंगे, 2 बीघा ज़मीन उसके हिस्से में आ जाएगी, वहाँ से बहुत सारा किराया मिलेगा, उसके बाद खूब सारा नशा करेगा, शराब पिएगा और वो अपनी मौज मस्ती के साथ जिंदगी जिएगा। जब ऐसी स्थिति में पुलिस वालों को ये पता चलता है तो बड़ी हैरानी होती है। पुलिस वालों ने जब उसे गिरफ्तार करके जेल ले जा रहे थे तो इसी बीच में उसने कोशिश की कि अपनी ही जीवन लीला
समाप्त करने की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि वो मामूली रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और प्राथमिक उपचार के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जब वो व्यक्ति जब जेल जा रहा था और ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। माना कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा के अंदर ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है, वहाँ से किराए से बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनों का ही खून बहाएंगे। इसलिए कम खाओ, कम में रहो, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई गलत काम मत करो जिससे कि समाज में कोई गलत संदेश जाए, गलत मैसेज जाए। जाते जाते ये आगरा के रहने वाले हैं, देवकरण निषाद हैं, उनकी पत्नी है सुमित्रा निषाद। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रतापगढ़ से राम कुमार सरोज हैं, नेपाल से मोहम्मद शाकिर हुसैन, उनकी पत्नी है मदीना खातून, मेरठ से मोहम्मद शाहरुख अंसारी हैं, बने सिंह गुज्जर हैं, ललितपुर से गौरव तिवारी, रायबरेली से डॉक्टर जितेंद्र यादव, अंजुम खान, शरीफ अंसारी, दिलीप गोंडे, हेमंत कुमार गुवाहाटी से, पीयूष कुमार पश्चिम बंगाल से, ओमकार नाथ, शौकीन अली, रमाकांत मौर्य, राजपाल लोधी मध्य प्रदेश से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।